फिर उसके बाद हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम इसके बाद ये 2 एंट्री पास करें। अगर डिबेंचर मेरे प्रीमियम पे इशू हुए हो, डिस्काउंट पे इशू हुए हो, वो मेरे रिडम्पशन को कोई इंपैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो तो एट द टाइम ऑफ इशू है ना, तो रिडम्पशन पे तो मेरा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट जो मैंने एक आपको सिनेरियो लिखाया था कि डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो जब रिडीम करोगे प्रीमियम पे तो डिबेंचर होल्डर्स को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। तब इशू के टाइम पे आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इधर लॉस को डेबिट कर देते थे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर का लॉस आज का लॉस है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को एज अ लाइबिलिटीज शो कर देते थे। इसको हमने बोला था दिस इज अवर नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और इसको हमने बोला था नॉन करेंट लाइबिलिटीज अदर लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ऐसी कैटेगराइज करा था लास्ट क्लास में हमने एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। आओ अब इनकी रीपेमेंट करें। तो जब रीपेमेंट करूंगा ना, ऊपर वाले में देखो मैंने लिखा था डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, अब मैं लिखूंगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, जो उनको वादा करा था एट द टाइम ऑफ इशू दैट आई विल रीपे यू एट अ प्रीमियम ऑफ 10% या 20%, आज वो वादा पूरा करो, उनको ज्यादा पैसा। मतलब अगर ये 100 रुपए का डिबेंचर इशू करा था और मैंने वादा करा था कि 10 रुपए प्रीमियम पे रिडीम करूंगा, तो अब देखो 100 रुपए का डिबेंचर दूंगा, 10 रुपए प्रीमियम दूंगा, 110 रुपए डिबेंचर होल्डर्स को दूंगा। और फिर इनकी पेमेंट की एंट्री कर दो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 110। ये वाली एंट्री नोट कर लो, इस साइड की कर लो बस, रिडम्पशन की इशू की तो आपको मैंने बस रिलेट करने के लिए बताई थी। डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। चलो आगे। अब देखो कुछ कंडीशंस हैं डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले कंपनी को ना 2 जगह पैसा डालना पड़ता है एज पर कंपनीज एक्ट। क्या होता है, जैसे कि मैंने इशू करे मान लो 1 अक्टूबर 2014 को, and I have to redeem these debentures on 1st October 2022। तो मेरा रूल ये कहता है, हमारा कंपनीज एक्ट ये कहता है, बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो भी लास्ट मार्च 31 आएगी, आपको DRR में पैसा डालना पड़ेगा 10%। मतलब आप जितने भी रिडीम करने वाले हो डिबेंचर, आपको 10% ना DRR में अपना प्रॉफिट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और जो भी लास्ट अप्रैल 30 आएगी उससे पहले पहले आपको 25% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड दिस इज डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्ट। ये रूल बना दिया, सॉरी 25 नहीं 15, ये रूल बना दिया कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से पहले ना कंपनी इसको 15%, यानी 15 ही हो गया, 10 ही हो गया, टोटल 25% पैसा सिक्योर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है डिबेंचर इज अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो जब कंपनी को रीपे करना है तो रूल बना दिया, जब तुम्हें रीपे करना है उससे पहले जो भी लास्ट बैलेंस शीट बनाओगे उसमें मार्च 31 को तुम्हें 10% DRR मेंटेन करना है, रिजर्व के अंदर पैसा डालना है ताकि जब अक्टूबर आए तो तुम पेमेंट कर सको यहां से। दूसरा, DRI में उन्होंने कहा 15% बनाना है,
इज मिनिमम। कंपनी जो 100% बना ले तो बहुत ही अच्छा है। समझ आ रही है बात? मैंने देखो, अगर सपोज करो मुझे 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी यहाँ पे अपने डिबेंचर होल्डर्स, तो मैंने 10,000 रुपए तो मार्च 31 को डीआरआर बना लिया होगा, और 15% इट इज डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। बहुत शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट होती है, उधर मैंने कितना पैसा डाल दिया होगा? 15,000। तो 25,000 तो मैं यहां से निकाल के पे कर सकता हूँ, 75,000 अपना जो कैश पड़ा होगा उसके। कुछ कंपनीज इसको 10 की जगह 20 बनाती है, कुछ 30 बनाती है, कुछ 40 बनाती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड है, पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 10%। ये नोट कर लो, यहीं से क्वेश्चन रेज। डेट्स भी बहुत जरूरी है। लास्ट बैलेंस शीट मार्च 31 तक 10%, और डीआरआई बनाना है आपको 15%। ये रूल है कंपनी, इतना पैसा आपको बनाना ही बनाना है। डीआरआर कहां कहां से बन सकता है? डीआरआर जनरल रिजर्व से बना सकते हो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से बना सकते हो, उसके बाद जो बच गया देन यू विल नीड सरप्लस, दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी। ये तो हर जगह याद है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इससे आप डीआरआर बना। थोड़ी सी हम जनरल एंट्री करेंगे क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब फिर उसके बाद एमसीक्यू पे आएंगे। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, यहां से पैसा निकाल सकते हो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या होता है? कुछ कंपनी ना ये रिजर्व बना के रखती है ताकि आपका डिविडेंड ना इक्वलाइज रहे। मतलब जैसे देखो, मैं हर साल 10% डिविडेंड पे करता हूँ, मेरी स्टेटमेंट ऐसे 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 है, मैं यहाँ पे भी 10% दूंगा। कुछ पैसा ना जब मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा मैं इस रिजर्व में डालता रहूंगा, ताकि कभी मेरा ऐसा पॉइंट आए जब मेरी कंपनी बहुत ज्यादा वीक चल रही है तो मैं इस रिजर्व से निकाल के अपने डिबेंचर या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकूं, ताकि कंपनी का ये गुडविल बनती रहे कि हर साल कंपनी डिविडेंड देती है, चाहे कंपनी लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये कंपनी डिविडेंड देती। तो कंपनी ये मेंटेन करके रखे। तो अगर आपने ये मेंटेन करा हुआ है, यू कैन यूज दिस अमाउंट टू क्रिएट द डीआर। समझ आया? शेयर को नहीं गिरेंगे ना? क्यों गिरेंगे शेयर्स? भाई मैंने डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इसलिए बना रखा था उनको डिविडेंड देने के लिए। मेरा डिविडेंड सपोज करो ना, मैंने 5 करोड़ का बना रखा है, डिविडेंड देना 1 करोड़ ही, तो एक्सेस 4 करोड़ पता है ना, तो इसमें डाल दो। तुम्हारे ये थोड़ी कि तुम डिविडेंड ही नहीं दे रहे, डिविडेंड तो दोगे ही दोगे, एक्सेस पैसा पड़ा है डाल दो यहाँ पर। क्लियर है? और सरप्लस से तो निकाल ही सकते हो। एंड आफ्टर द रिडम्पशन, after this redemption, this DRR will be transferred to general reserve. इस DRR को जनरल रिजर्व में डाल। रिडम्पशन के बाद इसको जनरल रिजर्व में डाल। डीआरआई की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक बनाने की, और आफ्टर द रिडम्पशन उसको बेचने की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। सिंपल। हमारा रूल ये है कि एट द टाइम ऑफ डिबेंचर आप पे ये 2 चीजें तो होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन कह दे कि 100% डीआरआर बनाना है तो कहेगा 50 तो 50 बना देंगे, बट मिनिमम हमें 10 ये रखना है, 15 वो रखना। अभी और भी रूल्स हैं इस चैप्टर में, रूल्स थोड़े ज्यादा हैं। फिर आएगा कौन कौन सी कंपनी को कंपलसरी ये बनाना, कौन कौन सी को नहीं बनाना, वो सारा पढ़ेंगे अभी हम आगे, वहीं से क्वेश्चन रेज होंगे। तो पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। करें 2 क्वेश्चन, इश्यू डिबेंचर तो सारा कर दूंगा जो इस चैप्टर से आ सकता है। बुक से नहीं करने एग्जांपल, अभी तो पूरे प्रॉपर बड़े बड़े फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, तभी एमसीक्यू निकलने, वरना एमसीक्यू निकलने ही नहीं है। देखो, मेरी कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को डिबेंचर इशू करे,
और 1 अप्रैल 2022 को, अप्रैल को मतलब 1 जुलाई 2022 को मैंने सोचा इसको रिडीम कर। कैसे कैसे एंट्री होगी देखो। सपोज करो ये 1 लाख रुपए की। क्वेश्चन इज साइलेंट, दिस इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी। एंट्री देखो 1 अप्रैल 2017 बैंक अकाउंट डेबिट, पहले इशू कर देता हूं टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहले वो पूरी एंट्री देख लेना। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जानते। टू डिबेंचर, देखो मैंने 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे, इशू कर दिए। अब मेरी जो रिडम्पशन है वो जुलाई 1 को होगी। रूल ये कहता है कि जिस डेट पे भी रिडम्पशन होगी उससे पहले जो भी मार्च 31 आएगी, जो भी तुमने लास्ट बुक्स क्लोज करी होंगी मार्च 31 2020 को करी होगी, इस डेट पर जितने भी टोटल, देखना आप ध्यान से सुनना, जितने भी टोटल डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है उसका 10% बना। तो अभी इस केस में तो मेरा 1 लाख था, तो जितना भी टोटल है उसका 10% मुझे क्या बनाना है, डीआरआर। तो मैंने बनाया डीआरआर। सबसे पहले कहां से निकालूं, जनरल रिजर्व, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के लिए भी कुछ नहीं कह रखा कि है कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, वो भी नहीं है हमारे पास। थर्ड क्या बचा, सरप्लस। तो सरप्लस से ही निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर सरप्लस तो हर बार होता है। तो सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। मैंने 1 लाख रुपए का डीआरआर, 10,000 ना, 1 लाख का 10% 10,000, ये मैंने बना दिया। कौन सी डेट को बनेगा, कौन सी डेट को बनेगा, मार्च 31 2022। क्लियर है, रिडम्पशन से पहले एक केस। दूसरी कंडीशन ये है, अप्रैल 30 तक तुम्हें डीआरआई में 15% पैसे दो। 15% किसका, जितने डिबेंचर रिडीम करने वाले। इस सिनेरियो में तो मेरे दोनों ही सेम है, दोनों में डिफरेंस है। यहां जो मुझे डीआरआर बनाना है वो टोटल जितने मैंने डिबेंचर इशू करे थे उसका 10% बना। डीआरआई जो मुझे बनाना है वो मुझे जितने मुझे रिडीम करने हैं उसका 15%। दोनों में डिफरेंस है। कभी कभार रिडम्पशन क्या होती है, लमसम में होती है, कभी कभार पार्शियली होती है, ड्रॉप नॉट। मैंने 1 लाख की जगह 50 यहां पे करे, 50 यहां पे करे। अगला क्वेश्चन वो करेंगे तो उसमें गेम बदल जाएगी। तो ये देखो, ये हो गया 10,000। और डीआरआई बनाते हैं हम, अप्रैल 30 को ही बना लेंगे डीआरआई। अप्रैल 30 लास्ट डेट है ना, हम सारा काम लास्ट डेट को ही करते हैं। तो अप्रैल 30 को एंट्री कर देता हूं, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 15%, 15,000। यहां तक देखो, किसी को कुछ पूछो। अब आते हैं रिडम्पशन की डेट पे, रिडम्पशन वाले दिन आ जाते हैं। रिडम्पशन वाले दिन पहले क्या करो, ये डीआरआई को बेच दो ताकि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, फिर डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर दो, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सॉरी डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक, फिर इसकी पेमेंट कर दो। एंड जब आपकी रिडम्पशन सारी की सारी पूरी हो जाए तो उसके बाद उठाकर डीआरआर का जो पैसा था वो जनरल रिजर्व में उठा के वापस, तो एंट्री कर दो डीआरआर टू जनरल रिजर्व। कितना बनाया था, 10,000, 10,000 में ये एंट्रीज आपकी होती हैं। दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ। क्या रिजर्व से पेमेंट नहीं करते, रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है। याद करो, जैसे बच्चे तुम वो बनाते थे, एनपीओ, पवेलियन होता था, पवेलियन फंड से पैसा निकाल के कहां रख देते थे, जनरल रिजर्व। वो कैपिटल फंड जो भी जनरल फंड होता था
सेम वही कर रहे हैं, यहाँ तो फंड की ट्रांसफर हुई है, एक फंड को स्पेसिफिक फंड बना दिया, फिर स्पेसिफिक से दोबारा जनरल बना दिया आफ्टर द रिडम्पशन। तो ये वही चीज है बिल्कुल। DRI account debit to bank, bank account debit to DRI, debenture to debenture holder to bank, DRI to general। एक क्वेश्चन दो करने के लिए, करोगे ऐसे ट्राई? फिर इनकी पार्शियल पेमेंट करवाता हूं। ये हो गया एक इंस्टॉलमेंट में लमसम में पे कर दिया। एक और क्वेश्चन लमसम का करवाता हूं आपसे, फिर उसके बाद ड्रॉ ऑफ लॉट में करवाता हूं, टुकड़ों में अगर मैं रिडम्पशन करूंगा तो कैसे हो। कौन सी वाली? ये वाली। देखो हमारा ना रूल है, सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएम। हमारा रूल है, तुम भी सुन लो दिव्या, हमारा रूल पहले सुन लो। हमारा रूल है, जब भी हम डिवेंचर्स को रिडीम करने लगेंगे, उससे पहले जब भी मार्च 31 आएगी, उसको आपको डीआरआर बनाना है, और उससे पहले जो भी मार्च 30 आएगी उसमें 15% आपको डीआरआई बनाना है। दो कंपल्सन है, तभी आप रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कर सकते। तो देखो मैंने इससे पुरानी बैलेंस शीट पे क्या, मार्च 31 को मैंने सरप्लस से पैसा निकाल के डीआरआर बना लिया 10% ऑफ द डिवेंचर टू बी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, अब 15% बना लिया डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, देखो थोड़ा सा अलग कर देता हूं तुम्हें और क्लियर होगा। मैंने 1 लाख डिवेंचर इश्यू करे, 10 रुपए का एक डिवेंचर है, तो रुपीज 10 लाख लिख लेना। अगर कभी ऐसा हो तो सीधा यहाँ पे रुपीज 10 लाख लिख लेना, हमें 10-15 से यहाँ मतलब नहीं है। 1 अप्रैल 2016 में इश्यू करे और रिडीम करूंगा 1 जनवरी 2022 के अंदर, पर पूरे डिवेंचर नहीं रिडीम कर रहा, रिडीम सिर्फ मैं अभी 5 लाख डिवेंचर कर रहा हूं। कहता है पास द जनरल एंट्रीज। अभी रिडम्पशन में पूरे नहीं करना चाहता, अभी रिडम्पशन सिर्फ मैं 5 लाख ही करना चाहता हूं, 5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए की रिडम्पशन करना चाहता हूं, सारी रिडम्पशन नहीं करना चाहता। एंड वो कहता है कि जनरल एंट्री। देखो दोबारा बता रहा हूं एक चीज, डीआरआर जो बनता है वो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का बनता है, डीआरआई जो बनता है वो डिवेंचर टू बी रिडीम का। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा था, ये सबकी कर दो ना, पूरे चैप्टर ही क्लियर होते जाएंगे। सारी एंट्री उठा के कर दो।
नहीं कर सकते, कुछ जितने डिवेंचर रिडीम हो गए उतने, बिल्कुल, बट DRI पूरी बेच सकते। अब देखो फिर बाकी डिवेंचर कब रिडीम करोगे तो उसके चाहिए होगा ना उसके लिए। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर, ये हो गया मेरा 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख अप्रैल 1। अब जिस दिन मैं रिडीम करने लगा तो उससे पहले आ जाओ मार्च 31 2021, मुझे DRR चाहिए टोटल का 10%, मतलब 1 लाख, और DRI चाहिए जितना मैं रिडीम करने लगा हूं उसका 15%, 75,000। तो ये दो चीजें मेरी रिक्वायरमेंट है, कंपल्सन है, जो मुझे करनी करनी। तो आप बना देते हैं मार्च 31 को सरप्लस, कुछ और था नहीं तो सरप्लस, पहले जनरल रिजर्व को देखेंगे टू DRR 1 लाख रुपए, फिर मैंने अप्रैल 30, अप टू अप्रैल 30 है, कंपलसरी नहीं, अप्रैल 1 को भी बना सकते हो, अप्रैल 15 को भी बना सकते हो, मैं लास्ट डेट लेके चल रहा हूँ। DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000। अब रिडम्पशन की डेट आ गई तो आओ पहले मैं रिडीम ही कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, पहले DRI बेच दो। कभी कोई क्वेश्चन बच्चों ये कह देता है कि वो DRI नहीं बेचता, तो ठीक है नहीं बेचेगा तो हम नहीं बेचेंगे, अभी ऐसे भी क्वेश्चन करा दूंगा। देन उसके बाद जनवरी को एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स टू डिबेंचर एंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5 लाख कर देता हूं, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और लास्ट हो जाएगा फिर आपका DRR टू जनरल। पर जनरल रिजर्व में पूरा मत डालना, जनरल रिजर्व में जितने तुमने डिवेंचर रिडीम करे हैं ना उसका 10% डाल, ज्यादा सोचने मत, आधा या वो जितने डिवेंचर रिडीम करे हैं उसका 10%। एक क्वेश्चन और करते हैं, नहीं कर दूंगा चलो, तो मेरी हेल्प करते रहे, इसमें किसी को कोई डाउट है तो डाउट करो। एक क्वेश्चन बिल्कुल बना देते हैं, हाँ तो जितने रिडीम हो गए बाकी पड़ा रहेगा, बिल्कुल रिडीम का 10%, फिर अगले बार 5 लाख और रिडीम कर देता तो उसका 10% बना के खत्म कर देता, DRR सारा कर, फिर दोबारा बनाने की तो जरूरत नहीं पड़ती, पहली रिडम्पशन पे DRR बनता है, फिर तो कंटिन्यू रहता है। अब एक क्वेश्चन का मैं ही करता हूं, देखो अप्रैल 1 तो मैंने इशू करे 1 लाख के डिवेंचर, 1 लाख रुपए के ही है, रिडीम जो मैं कर रहा हूं ना वो 1 जुलाई 2021 को कर रहा हूं और 1 अक्टूबर 2022 को कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं 40,000 के और इधर कर रहा हूं 60,000 के। क्वेश्चन कहता है कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रियलाइज DRI या कंपनी डिसाइडेड टू रियलाइज DRI आफ्टर लास्ट रिडम्पशन। कंपनी चाहती है वो DRI बार बार ना बेचे, एक बार बना दी चलती रहे, क्योंकि कंपल्सन है यहाँ पे 15% बनाना है। समझ आई मेरी बात? क्या पहले सिंपल क्वेश्चन करा दूं, DRI वाला ये बाद में कराऊं? पहले चलो सिंपल ले लो, पहले सिंपल ले लो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो कैसे करती है, मैं कर देता हूं। देखो इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सिंपल सिनेरियो है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, फिर उसके बाद 1 जुलाई को रिडीम करने आ रहे हैं, तो उससे पहले कब होगा गौतम? सुन लो गौतम, इससे अगले वाला कर लेना, इससे पहले कौन सी डेट आएगी? मार्च 31 2021। DRR बनाना है कितना बोलो, 10% कितना बना? 10,000 इसका, और अप्रैल 30 को ये डेट्स लिख लेना ताकि ना याद रहे, अगर केस स्टडी आ जाए तो ऐसे टाइमलाइन बना लेना। 2021 को DRI बनाना है कितना? इसका 15%, 6,000। फिर इधर आ जाओ, इधर तो DRR तो बन चुका है, DRR बनाने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ DRI बना लेना। अप्रैल 30 2000 ईयर कौन सा आएगा 22 को ही। यार बार बार नहीं बनाना, एक बार टोटल का बना लिया ना तो फिर बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा है इससे पहले जो भी मार्च 31 होगी उतना उसका परसेंट DRI होना चाहिए और DRR होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फिर क्यों बनाएगी कंपनी? क्योंकि तुमने रियलाइज नहीं करा ना, जनरल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करा बाकी जो बचा हुआ था। एंट्रीज देखो काफी सारी एंट्रीज हो जाती हैं इसके अंदर। पहले करते हैं आओ मार्च 31 DRI बनाने, DRR बना देते हैं। तो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR 10,000 बना लिया। फिर उसके बाद अप्रैल 30 यहाँ पे ईयर चेंज हो जाता है एक तरह से, 2022 DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, DRI बना लिया। दिव्य सुन लो नया टॉपिक है, DRI बना लिया 6,000। अच्छा ये 21 है, ये भी 21 है, 21 है। फिर जुलाई को आप रिडीम करना शुरू करते हैं। रिडीम से पहले मैं अपनी DRI बेच देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI 6,000 बेच दी। रिडम्पशन करता हूं जुलाई 1 को, क्या होगी एंट्री? डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। कितने रिडीम कर रहा हूं? 40,000। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। एंट्री बहुत मिस होती है इसमें। DRI टू जनरल रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व में डालूं? जितना रिडीम हुआ है उसका 10% डाल दो 4, क्योंकि मैंने बाकी 6,000 रख लिया, क्योंकि ये डिबेंचर भी तो रिडीम करने हैं और इसका भी तो रूल यही रहेगा कि अप्रैल से होने पाने चाहिए, तो मैंने वो रखना है हमें मेंटेन। अब आ जाओ फिर अप्रैल 30 2022। कभी कभी कहते हो वो DRI भी मत बेचो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है DRI नहीं बेचता तो मैं ये वाली एंट्री स्किप कर देता और फिर मुझे दोबारा DRI बनाने की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती वो देखेंगे क्वेश्चन में, अभी पढ़वाऊंगा, जरूरत भी पढ़वाऊंगा। क्या करो एंट्री? DRI बनाओ। DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI बनाओ और बेचो। 60,000 का 15% कितना? 9,000। 9,000 बनाई और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इसको मैंने बेची। फिर डिवेंचर रिडीम कर दो। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, एंड एट लास्ट DRI टू जनरल रिजर्व। अब कि तुम कितने के रिडीम कर रहे हो? 60,000 के, तो 60,000 का सीधा 10% सोचा करो 6,000। देखो 6 यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 4 मैंने कहाँ ट्रांसफर करा था? ये करा था, और टोटल 10। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। तो तुम्हें क्वेश्चन इसका किसी को फोटो लेने हो तो फोटो ले, ज्यादा सिंपल। इसका ये ले लो और फिर फोटो ले। पहले क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया कशिश? तुम ऑफलाइन क्यों नहीं आए? सर अभी नहीं आ पाएंगे, घर पे कोई है नहीं ना, दूसरे हाफ में आऊंगी। तो ऑनलाइन समझ ही नहीं आना, मैंने पहले ही बोला था बच्चों को। हाँ 9,000 60,000 का 15% जो भी रिडीम करने लगे। तनाव क्लियर है तुम्हें? कौन सा पार्ट नहीं समझ आया कशिश? सर ये जो सेल आउट करा है। कौन सा? तुमने लेट ज्वाइन करा था पहले ही बताओ। हाँ थोड़ा सा। बस कैसे समझ आया? अभी 2-3 क्वेश्चन करूंगा तो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, नीचे करूं या छोटा करूं? तो हो ही नहीं पाएगी फोटो। देखो अगर होता है काम चलता है तो चलाओ। आओ सेम ऐसे एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। ये तो 2 बार रिडम्पशन है, कभी कभार आता है 6 बार रिडम्पशन का। ये तो सिर्फ 2 बार ही कर रहे हो। यही क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए है, रिडीम इशू की मत करना, 1 अप्रैल को इशू कर रहे, इशू तुम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। रिडीम कर रहे 1 दिसंबर 2021 और फिर कर रहे 1 दिसंबर 2022। 2 बार रिडीम कर रहे हैं, पहले 40,000 के रिडीम कर रहे हैं, 60,000 के
company decided to realize DRI after last redemption. वो चाहते हैं कि जब भी लास्ट रिडम्पशन हो ना, बार बार बनाने की झंझट ही नहीं करनी है, लास्ट रिडम्पशन के बाद बेच देना। वरना आप क्या करते हो, बनाते हो बेचते हो, बनाते हो बेचते हो, वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है लास्ट रिडम्पशन हो, उसके बाद बेच के नक्की करते हो। करो एक बार, सारे ट्राई करो। इश्यू की देने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम सीधा रिडम्पशन से शुरू करो। तो 22 कर दो, एक साल आगे बढ़ो। ये सबसे हाई लेवल क्वेश्चन है, मैंने नॉर्मल से करे ही नहीं, अब सीधा हाई लेवल पे ले गया तुम बच्चों को, सब होशियार बच्चे। अब देखो, जरूरत है जो भी डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं अगले वाले, उसका 15% होना चाहिए। तो चेक करो 15% है कि नहीं है। तो जो एक कम पड़ेगी वो बना दो, करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा। वो कहते हैं कंपनी ने डीआरआई बेचना नहीं चाहती। हम क्या करते थे, यहाँ पे डीआरआई बनाते थे, यहाँ बेच देते थे उठाकर। वो कहता है बेचना नहीं है, अगले बार के लिए यूज कर लेना डीआरआई। अगली बार भी तो दोबारा बनानी पड़ेगी। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, हाँ बस एक देखो, यहाँ पे हमने करा था, यहाँ पे हमने डीआरआई बनाई थी, फिर यहाँ पे दोबारा बनाई। वो कह रहा है बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बना ली ना, दोबारा मत बनाना। उसको यानी बेचोगे नहीं तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ये जरूर चेक कर लेना क्या कोई कमी तो नहीं पड़ रही डीआरआई में। अगर कमी बन रही होगी तो बनानी पड़ेगी, वरना मत बनाना। पहले जो डीआरआई बनाई और दूसरी जो डीआरआई बनाओगे उसमें कमी ना पड़ेगी। बड़ी है कमी। करो प्रथम सॉल्व करो। हाँ डीआरआई नहीं 6000 इसी तरह से सब 15% नहीं, तुमने पहले शुरू क्यों नहीं किया? मतलब 15% देखो कितनी है, इसका 15% कितना होगा? 9000। तो बनी तो 9000 है। पहले 6 बना ली, तब 3 और बना ली। 1 लाख का 15% 15,000 होता है। क्या दिक्कत है? नहीं वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। एक साथ नहीं 1 लाख रिडीम कर रहे हैं ना, 2 बार रिडीम कर रहे हैं। रूल ये है जितना भी आप रिडम्पशन कर रहे हो उसका 15% आपका डीआरआई में होना चाहिए। तो दोनों बार अलग अलग बन रहा है ना, ऐसा कोई कंपल्सन थोड़ी है कि टोटल का ही बनाना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। इशू भी करिए कि नहीं करिए? करिए, चलो कर देते। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
ध्यान से सुन लेना कशिश, डिबेंचर अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 1 लाख के हमने इशू। अब जिस डेट पे भी रिडम्पशन हो रही है, हमारा रूल होता है कि उससे पहले 31 मार्च को आपको डीआरआर बनाना पड़ता है। एंड डीआरआर जो बनेगा ना, वो जितना भी टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है उसका 15% बनेगा। तो मैंने देखा ये रिडीम जितने कर रहा हूं उससे मतलब नहीं है, जितने मेरे टोटल थे, तो टोटल 1 लाख था, 1 लाख का 15% आपको डीआरआर बनाना ही बनाना है, 10% सॉरी, तो 10,000 रुपीज कंपल्शन। तो एंट्री बन जाएगी सरप्लस, दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डीआरआर। डीआरआर 3 चीजों से बनता है, सरप्लस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, सबसे पहले जनरल रिजर्व, फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन एंड देन सरप्लस। तो मैंने 10,000 रुपए का ये बना दिया डीआरआर। दूसरा रूल ये है कि जितने भी डिबेंचर रिडीम कर रहे हो उसका 15% डीआरआई में होना चाहिए लास्ट बाय अप्रैल 30। तो चेक कर लो डीआरआई में जितने रिडीम कर रहे हो 40,000 का 15% कितना बनता है, 6,000। 6,000 का डीआरआई में होना चाहिए। तो अप्रैल 30 को, ये मार्च 31 है, तो अप्रैल 30 2021 को मैंने उठाकर डीआर आई अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000। नॉर्मली मैं क्या करूंगा, मैं इस जीआरआई को बेच दूंगा अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा इसीलिए। बट क्वेश्चन ने कह दिया कि नहीं बेचना चाहता, बहुत पैसा है उन कंपनी के पास, वो नहीं यूज करती, अपने पड़े रहने दो डीआरआई। तो कंपनी क्या करेगी, 1 दिसंबर जैसी आएगी डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक करके रीपेमेंट कर देगी डिबेंचर होल्डर्स के 40,000। जैसे ये रिडम्पशन हुई, उन्होंने कहा जो हमने डीआरआर बना रखा था उसको जनरल रिजर्व में उठा के डाल, एंट्री हो जाएगी डीआरआर टू जनरल रिजर्व। कितना, जितने रिडीम करे उसका 10%, 4,000। सारा मत डाल देना जितने रिडीम हुए, क्योंकि बाकी हम रिटेन करेंगे जब फ्यूचर के रिडीम होंगे, तो उसमें भी तो कंडीशन है बनना चाहिए, इसलिए 4,000। क्योंकि देखो 10% मैंने 40 के कर दिया, मैं टोटल नहीं डालना चाहता। डीआरआई, डीआरआर, डीआरआर, डीआरआर तो 10% है ना, कंफ्यूज मत हो। अब उसके बाद देखो 1 दिसंबर आया, 1 दिसंबर से पहले फिर मेरे रूल यही अप्लाई करता है, क्या मैंने इससे पहले मार्च 31 को इसका 10% 6,000 पे डीआरआर बना हुआ है? तो आप चेक करोगे हाँ वो तो हमने बहुत पहले ही बना रखा था। फिर चेक करो कि अप्रैल 30 तक जो रिडीम होने वाले हैं उसका 15% डीआरआई है कि नहीं है। तो इसका 15% हमने निकाला 9,000। मैं चेक करता हूं क्या पुराना बना रखा है, बना रखा है, पर कितना, 6,000। तो 3,000 की कमी पड़ गई, वो 3,000 रुपए के लिए आपको डीआरआई बनाना पड़ेगा, डीआरआई टू पे। अब रिडम्पशन के बाद उसने कहा लास्ट रिडम्पशन पे बेचना है, आज बेच दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। कितनी बेचोगे, पूरी 9 की 9 बेच दो। ये एंट्री के बाद भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, एक ही दिन की बात, ठीक है। कई बच्चे दोस्त हैं सर डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर के बाद बेचे, एक ही बात। तो एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और लास्ट हो जाएगी हमारी डीआरआर टू जनरल रिजर्व। डिबेंचर आपने रिडीम करे 60,000 के, और डीआरआर में डाल दो 6,000 बाकी बचा, सब कुछ क्लोज हो जाता है। डीआरआई बनाई, बेच दी, डीआरआर बनाया, जर्नलिज्म में ट्रांसफर, कुछ नहीं रखना आपको अपने पास। चलो तुम सारे इतने नोट करो, इतने मुझे एक जिसका हो गया वो मुझे इसकी फोटो क्लिक, एक क्वेश्चन सॉल्यूशन से करना। हाँ तो फिर हम बेचते, पूरा 15% 9,000 बनाते, क्योंकि ये 6,000 रुपए हम बेच चुके होते हैं।
तो फिर 9,000 बना देते, क्योंकि ये बेचे नहीं तो ये ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो 3 की और बना दो। कभी कभार अगली बार रिडम्पशन कम की होती है, मैंने जानबूझ के 40-60 लिया, अगर मैं यहाँ 60-40 लेता तो पहले कितने की बना देते 9, तो यहाँ पे दूसरे में बनानी नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी 9 की बनी हुई है, बेच देते बस, जो बची आती वो जिस दिन रिडम्पशन होती है उस दिन बेच देते। 15% तो मिनिमम है, जितना मर्जी चाहो उतना बना सकते हो। आओ एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन, कहता है SRCC लिमिटेड एन अनलिस्टेड नॉन NBFC और HFC का मैं तुम्हें बाद में रूल बताऊंगा ये क्या होता है, अभी इस क्वेश्चन के बाद सारा करवाता हूँ, 2 क्वेश्चन कर लें। Has 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 each outstanding as on 31st March, इस डेट पे इतने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। तो एक मिनट रुक जाता हूँ। These डिबेंचर्स देखो, तो 20,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से आउटस्टैंडिंग है। These debentures are due for redemption on 31st March 2021 at a premium of 10%, to be redeemed at a premium of 10%. The company had a credit balance of 22 lakh in its surplus, that is balance of statement. 22 लाख रुपए पड़ा है सरप्लस के अंदर, बहुत पैसे। Instead of declaring a dividend, it decided to redeem of debenture। कहता है डिविडेंड देने की जगह कंपनी ने कहा हम डिबेंचर्स को रिडीम, मतलब सारे के सारे डिबेंचर इस सरप्लस से रिडीम, मतलब जो DRR बनाओगे ना वो पूरा 100% बनाओगे। दोबारा पढ़ लो लैंग्वेज, टोटल 20,000 में 100 रुपए के हिसाब से कितने का बना 20 लाख रुपए। वो कहता है हम डिविडेंड नहीं देना चाहते, डिविडेंड भी सरप्लस से देते हो ना, कहते हैं डिविडेंड नहीं देना चाहते, वो जो पैसा है ना वो हम रिडम्पशन में यूज करना चाहते। तो इस केस में DRR पूरा 100% बनाना, 10% मत बनाना, क्योंकि तुम्हारे सरप्लस में बहुत पैसा। गिव द जनरल एंट्री ऑफ द कंपनी फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। DRI का रूल तो वही रहेगा जो है। करें क्वेश्चन, समझ आया 100% वाली बात? देखो यस, वो कह रहे हैं कि आप सरप्लस का सारा पैसा यूज करो और कुछ मत यूज करो। तो हम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रहे, सरप्लस यूज कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा 100% बन गया। देखो क्वेश्चन में करता हूं तो अच्छे से क्लियर होगा। आओ पहले डेट देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बना लो, March 31st 2021, तो इससे पहले कब आएगा March 31st 2020 आएगा। March 31st 2020 को क्या करूं, DRR बना लूं, तो सरप्लस में ही पैसा पड़ा था, लिखा हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ, सरप्लस टू DRR 20 लाख बना लूं, क्योंकि 20 लाख के डिबेंचर रिडीम करने जा रहा हूं और कंपनी कह रही है दे हैव इनफ, 22 लाख रुपए पड़ा है, तो यू कैन यूज दैट अमाउंट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कर दूं? अब उसके बाद अप्रैल 30 तक 2020 क्या बना लूं, बोलो क्या बनाऊं? DRI कितना बनाऊं, कितना हुआ 20 लाख का 3 लाख, 3 लाख की DRI बना। आ जाओ रिडम्पशन वाली डेट पे, मार्च 31 2021, क्या करो, बेच दो, बैंक टू DRI, डिबेंचर को रिडीम करो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, क्योंकि डिबेंचर का देना है तुम्हें 20 लाख रुपए और 10% देना है प्रीमियम। तो यहां से एक बात ये कंसीडर दिमाग में आ गई हमारे, प्रीमियम हमारे क्वेश्चन में DRI और DRR को इंपैक्ट नहीं करता। DRR और DRI जो बनता है वो फेस वैल्यू का बनता है 100 रुपए का, ना कि जो रिडीम कर रहे हो उसका बनेगा। तो टोटल हो गया 22 लाख, पेमेंट कर दो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, DRR टू जनरल रिजर्व, पूरा का पूरा 20 लाख रुपए ट्रांसफर। 20 लाख बनाया था ना आपने, क्योंकि बच्चे कितने रिडीम करने जा रहे हो,
20 लाख, 20 लाख का 15%, 3 लाख। क्लियर है मुस्कान? देखो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा था। हमारे को बीच में जनरल एंट्री आ सकती है और केस स्टडी आ गई तो सारी एंट्री आनी चाहिए, इसलिए मैंने करवाई है सारी एंट्री। इसने सरप्लस 20 बनाया, 3 ये बनाया, बेच दिया, प्रीमियम पे रिडीम, बिल्कुल सेम ये। आओ एक बड़ा क्वेश्चन और देखते हैं। सेम ऐसे ही बड़ा क्वेश्चन, अगर कहोगे तो ये सोल्यूशन मैं तुम्हें सबको व्हाट्सएप कर देता हूँ, कर दूं व्हाट्सएप ही? हाँ रिकॉर्डेड है तो यूट्यूब पे जाके देख लेना। हाँ अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन। फोटो आएगी यूट्यूब पे, फेमस। हाँ जी, हाँ लास्ट एंट्री थी डीआरआर टू जेल। देखो पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। आप सब अपनी कॉपीज में ना जो जो इंफॉर्मेशन लगती है तुम्हें वो अपने बनाते रहना। क्वेश्चन देखो, Rex Limited and unlisted, अभी वो बाद में देखेंगे अनलिस्टेड का क्या पंगा है। Issued 20,000 10% डिवेंचर of 100 each at par on 1st April 2014, redeemable at 5% premium by draw of lot. Draw of lot का मतलब होता है टुकड़ों में करना, लमसम हो गया एक साथ करना। तो लिख लो इशू कौन सी डेट को करे, पूरी टाइमलाइन बनाओ, उस पर लिखते रहो, फिर एंट्री से वी विल रिकंसाइल क्या हमने ठीक करी, ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 1 अप्रैल लिख लो, टाइमलाइन बनाओ। 1 अप्रैल को कंपनी इशूड ऑन 1 अप्रैल 2014। अब रिडीम कर रहे हो, पहली रिडम्पशन हो रही है 2000 की ऑन 1 अक्टूबर, अगली हो रही है 31 दिसंबर, सेम ईयर ही हो गया 31 दिसंबर, और 31 मार्च 2021 ये भी सेम ईयर हो गया क्या है? एक ही ईयर हो गया। तो डीआरआर और डीआरआई में कोई फर्क ही नहीं पड़ना, सारा अमाउंट टोटल का ही बनना है। 5 6 7 8 9 10 सारे रिडीम नहीं कर रहे, सिर्फ 10,000 के डिवेंचर रिडीम कर रहे हो, टोटल 20,000 डिवेंचर इशू करते हैं। बस पंगा यही पड़ेगा। द कंपनी कंप्लाइड विद द लीगल रिक्वायरमेंट विद द रिजल्ट ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल एंट्री देनी है इश्यू रिडम्पशन। एक बार डेट लिखो, डीआरआर कब बनाओगे और कितना रुपए का बनाओगे, अपने आप लिखो साइड में बस। डीआरआर कब बनाओगे और कितने रुपए का बनाओगे, टाइमलाइन में बना लो, फिर हम चेक कर लेंगे ना। देखो 1 अप्रैल 2014 को इशू करे, 1 अक्टूबर 2020 से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ 2, फिर करूंगा 5 और फिर करूंगा 3, तो तीनों एक ही साल में हो रहे हैं, तो कोई इतना पंगा नहीं है। मुझे इससे पहले जो भी मार्च 31 आएगी 2020 की 20 की आएगी, उसको डीआरआर बना लेना है। कितना बना लेना है? 10% ऑफ द इशू प्राइस। इशू मेरे टोटल 20 लाख रुपए के डिवेंचर थे, तो 2 लाख रुपए का मुझे ये बना। दूसरा, मुझे जितने में डिवेंचर रिडीम करूंगा उस साल के अंदर, उसका इन्हें 1 तारीख दे दी शायद अप्रैल 1, तो मैं अप्रैल 1 को बना, उतना मुझे डीआरआई बनाना है जितने में डिवेंचर रिडीम करूंगा 15%। तो इस साल मैं रिडीम कर रहा हूं 5 3 और 10,000, तो हाँ जी सेम ईयर ही है बच्चे, इसी ईयर के अंदर हो गया सारा। तो 20 इशू करे थे, 10 इस बार रिडीम हो रहे हैं। 10 लाख का 15% 1.5 लाख रुपए, खत्म। देखिए इसने क्या करा है, इस क्वेश्चन को उतार दिया ना तुमने टाइमलाइन पर। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम ठीक है कि गलत। हाँ बस ये आएगा। देखो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20 लाख, डिवेंचर एप्लीकेशन लॉस, अभी लॉस को राइट ऑफ भी करना है उसी ईयर में अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्योंकि
स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से फिर मैंने ये लॉस को राइट ऑफ कर दिया। ये तो इशूड ईयर की एंट्री हो गई। रिडम्पशन के टाइम पर एंट्री देखो, मार्च 31 2020 को सबने बनाया 2 लाख रुपए का सरप्लस का, बना दिया था। अप्रैल 1 को क्योंकि लिखा हुआ था तो डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक हमने 1.5 लाख बना लेंगे। फिर अक्टूबर 1 को हमने, देखो ध्यान से बच्चे, यहां तक इशू की थी, ये तो डीआरआई बेचने की है। अब देखो डीआरआई कितने की बेची, सिर्फ 30 की, क्योंकि जितने डिवेंचर रिडीम हुए बाकी का तो रखना है ना, तो जब रिडम्पशन होंगे तभी तो उससे पहले बेचोगे। मेरी ये जो रिडम्पशन हो रही थी 3 टुकड़ों में हो रही थी ना, तो जो मुझे पैसा चाहिए इसका तो 15% ही चाहिए। फिर जब ये करूंगा डिवेंचर तो इसका 15% डीआरआई बेच दूंगा और इसका 15%, तो 3 बार डीआरआई बिकी। तो ये बेची, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई पहली बार बेची। डिवेंचर रिडीम कर दिए क्योंकि प्रीमियम पे थे इसलिए कर दिए। डिवेंचर होल्डर टू बैंक कर दिया। हाँ, और इसमें सरप्लस जो ट्रांसफर करेगा वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही करेगा ना, मार्च 31 को। डीआरआर तो सारा आखिरी में ट्रांसफर करते हैं, हर रिडम्पशन के बाद थोड़ी करता फिरेगा, क्योंकि उस हम तो क्वेश्चन जो लेते थे उसमें हमारा ईयर ही ऐसा बनता था कि पूरा साल बन जाता था। यहाँ तो 3 टुकड़े हो गए ना। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई करी, फिर रिडम्पशन करी, फिर डिवेंचर होल्डर टू करा, फिर डीआरआई बेच दी, फिर यही वो करी, और लास्ट में सारा का सारा डीआरआर उस साल का रिलेटेड, उस साल के जितने डिवेंचर रिडीम हुए उस साल सिर्फ 10 लाख के हुए, तो उसका 10% डीआरआर जर्नलिज्म। क्लियर है? हमेशा मार्च 31, वैसे तो कर बीच में भी सकते हो, इसने मार्च 31 लिया, मार्च 31 को लास्ट रिडम्पशन जब कर पाओगे इस टाइप से क्वेश्चन अगर आए, क्योंकि उसी साल सारे के सारे हो रहे हैं, एक ही साल में हो रहे हैं, तो बनाते हर साल बनाते। कहो तो वैसा क्वेश्चन कर दूं, पर इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आना नहीं। अब आप थोड़े से रूल्स लिख लो, थोड़े से रूल्स लिख लो। रूल्स, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम इन 3 ways। 3 तरह से हम डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, बोथ out of capital and profit. Debentures can be redeemed out of capital, out of profit, out of profit and capital। तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है आप सारा का सारा पैसा अपनी कैपिटल में से दे रहे हो, मतलब यू आर नॉट मेंटेनिंग डीआरआर। अब डीआरआर नहीं बना रहे, कुछ कंपनीज के लिए रूल है कि उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं, तो वो जो पूरा पेमेंट करेगी वो रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से थोड़ी कर रही है, वो तो सारा का सारा कहां से कर रही है? कैपिटल से। भाई अगर मैं डीआरआर बनाता हूं तो इसका मतलब क्या है? आपने कुछ प्रॉफिट ब्लॉक कर दिया फॉर द रिडम्पशन, और वो प्रॉफिट यू विल रीयूज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। बट अगर आप आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हो तो आप कोई डीआरआर नहीं बना। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब फुल 100% डीआरआर। करा था एक क्वेश्चन जिसमें आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा, तो अगर क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब यू हैव टू क्रिएट 100% डीआरआर। थर्ड, ये वाले केस तो हमने करे थे जिसके अंदर हम 15% जो करते थे वो 10% जो करते थे डीआरआर से करते थे। मिनिमम कंपनी 20, 25, 30 भी बना सकती थी, रिमेनिंग कैपिटल से। क्लियर? आगे चलो, आगे लिखो। डीआरआर is not required for NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए डीआरआर की आवश्यकता नहीं है। AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके लिए डीआरआर की जरूरत नहीं है बनाना। दे कैन रिडीम 100% आउट ऑफ कैपिटल। फिर उसके बाद
कंपलसरी है, इनको नहीं जरूरत है बनाने की। तो क्वेश्चन बोलेगा एक एनबीएफसी कंपनी है, उसको इतने डिबेंचर रिडीम कर रही है, बताओ डीआरआर में कितना रखेगी? 0, नील आंसर। क्वेश्चन यहां से रेस ज्यादा होंगे, अभी बताऊंगा ना, अभी आने दो तो सारा आने दो। उसके अंदर वो अनलिस्टेड कंपनी थी, नॉन एनबीएफसी थी, बिल्कुल नॉन एनबीएफसी। अभी दोबारा क्वेश्चन दिखा दूंगा वो तुम्हें, आगे चलो। फिर उसके बाद लिस्टेड कंपनी, इनको भी डीआरआर बनाने की जरूरत, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है इनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। अनलिस्टेड कंपनी जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होंगी और एनबीएफसी। एनबीएफसी तो चलो मैंने पहले लिखवा दिया, फिर भी दोबारा लिख। नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी होगी, लिस्टेड कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और एनबीएफसी, दे डू नॉट रिक्वायर टू मेंटेन द डीआर। ये मैं लिखवा चुका था, एनबीएफसी तो इधर भी आ गया। एच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे आपका एचडीएफसी है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी, यही तो इसका नाम, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कंपनी, उनको जरूरत नहीं है बनाने की, और वैसे ही वो लिस्टेड कंपनी तो आई नहीं। अब आ जाओ डीआरआई। डीआरआई इज नॉट कंपल्सरी फॉर एआईएफआई। वही दोबारा एआईएफआई को ना तो डीआरआर बनाना है ना डीआरआई बनाना है। बैंकिंग कंपनी, इनको भी ना तो डीआरआर ना तो डीआरआई बनाना है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कोई कंपनी जो फाइनेंस में डील करती है, उनको भी डीआरआर डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका पैसा ऑलरेडी इतना लिक्विड होता है फाइनेंशियल कंपनी का, इनको जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड एनबीएफसी एंड एचएफसी, अनलिस्टेड एनबीएफसी और एचएफसी, अनलिस्टेड। तो बच्चों अगर कोई लिस्टेड कंपनी होगी तो उसको डीआरआई बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। कोई लिस्टेड कंपनी होगी उसको डीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, पर लिस्टेड कंपनी को डीआरआई बनाने की जरूरत है। तो ये सारे नाम लिख लो और क्वेश्चन बता। सारी लिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई लिस्टेड, यहां पे बड़ा अच्छा गेम आता है, अगर कोई लिस्टेड एनबीएफसी होगी उसको भी डीआरआई बनाना, क्योंकि यहां पर इसने एनबीएफसी के लिए क्या लिख दिया? अनलिस्टेड। ये इस पे स्टार लगा लो, यहां से तुम्हारे को क्वेश्चन फंसा सकता है, क्योंकि एनबीएफसी और एचएफसी को हम सोचते हैं कि यार इसको नहीं बनाना पड़ेगा। ऊपर वाले में देखो क्या है, ऊपर वाले में भी अनलिस्टेड को एग्जम्प्ट करा हुआ है और सारे लिस्टेड को भी कर दिया। तो अगर वो लिस्टेड होगी तो उसको डीआरआई बनाने की जरूरत है ही नहीं, पर अगर वो लिस्टेड होगी तो उसको डीआरआई बनाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अनलिस्टेड को एग्जम्प्ट करा है, लिस्टेड को नहीं करा, और उधर तो लिस्टेड में सारी एग्जम्प्ट है। क्लियर है ये बात सारी की सारी? अब डीआरआई में कौन कौन सी स्पेशल सिक्योरिटीज होती हैं, थोड़ा सा ये भी लिख लो। स्पेसिफिक सिक्योरिटीज फॉर डीआरआई: डिपॉजिट विद एनी शेड्यूल्ड बैंक। आप किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में पैसा जमा करा सकते हो। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, कोई भी चार्ज से परा होना चाहिए वो। Unencumbered securities
ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनकी कोई सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकते हो। अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज मेंशन, थोड़ा सा लिख लोगे, कभी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो याद रहेगा दिमाग में। ए टू डी, अब इतना लिखवा रहा हूं मैं, मेरा मन नहीं है पर इसको लिखवाने का। सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, कोई भी अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज होगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास, या क्लॉज ए से लेके डी तक क्लॉज में जो लिखी होगी सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। फोर्थ इज यही सेम थर्ड वाले का, मेंशन इन which is notified under section 20F of Indian Trust Act 1882। बस मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाना है, उसके बाद मैं क्लास ओवर करना चाहता हूँ, फिर तुम्हें एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दो। एक क्वेश्चन यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लिख लो, तुम फुल फॉर्म लिख लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कभी अगर इनमें से 3 दे देगा, एक फालतू का दे देगा, बोलेगा कौन सा सिक्योरिटी नहीं है। बेसिकली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होनी चाहिए, जहां, क्योंकि देखो आप अप्रैल 30 को बनाते हो, रिडेम्पशन के डेट में बेचना भी है, तो बिक के पैसा तो मिल जाए और पैसा डूबे भी ना, तो इस जगह पैसा लगाना है। कहीं ऐसी जगह पैसा लगा तो डूब जाए और फिर कहो रिडेम्पशन हम पे नहीं कर सकते पैसा। रिडेम्पशन को सिक्योर बनाने के लिए ये सब करा गया गवर्नमेंट के थ्रू, कंपनीज एक्ट के थ्रू। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में जब इश्यू ऑफ डिबेंचर कराया था, तो मैंने आपको एंट्री बनाई थी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये आपने लिखी हुई, लिखना मत। और फिर आपको करवाया था डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये तब होता है जब हमने लोन लिया है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता था। फिर मैंने शायद आपको टीडीएस भी करवाया था, याद है? एक ही कराया था, मैंने कहा था डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, this TDS payable is become my liability, and then TDS payable account debit debenture holder account debit to bank, ये करके हमने एंट्री कर दी। सपोज करो कार्तिक मुझे 1000 रुपए का इंटरेस्ट देना है, तो गवर्नमेंट कहती है 10% मैं लूंगी इस पे, तो 100 रुपए गवर्नमेंट के नाम, 900 रुपए डिबेंचर होल्डर के नाम, और फिर 900 रुपए डिबेंचर, 100 रुपए टीडीएस के, टोटल 1000 रुपए में गवर्नमेंट को पे कर। अब जो मैंने ये डीआरआई करवाई है ना, कभी कभार इस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, कभी कभार क्यों मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए भाई। अगर मैंने अप्रैल 1 को करवाई है तो कंपनी को इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, तो उसकी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, एक ही एंट्री, क्योंकि किसी को देना थोड़ी है ये इंटरेस्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, बाद में इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हो, करने को अगर आए ऐसे जरूरत नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। अब मुद्दा क्या है सर, अगर इस पे भी टीडीएस आ जाए, गवर्नमेंट कहती है कि मैं तुमसे टैक्स काट के दूंगी तुम्हें पैसे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टीडीएस कलेक्टेड अकाउंट डेबिट या रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। सपोज करो 1000 रुपए का इंटरेस्ट बना, गवर्नमेंट मेरे से कितना काट लेगी, 100 रुपए, 900 रुपए मेरे खाते में डाल देगी। अब सर आपने टीडीएस कलेक्टेड को डेबिट क्यों करा? याद है जीएसटी को हम डेबिट करते थे इनपुट, तो सेम इस टीडीएस का मेरे को इनपुट लेना है, इसलिए मैंने इसको एज एन एसेट बना के डेबिट कर दिया, और यहाँ पे ये मेरी लायबिलिटी थी, यहाँ मेरी एसेट। तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टीएस कलेक्टेड या रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, गवर्नमेंट ने हमारे ब्याज पे ये कलेक्ट कर। हाँ जी,
बच्चे एसेट इसलिए बना, देखो आपने कोई 1000 रुपए दिए, गवर्नमेंट को दे चुके हो, क्या होता है अगर मैं आपको रियल सेंस में बताऊं, सपोज करो मैंने बैंक में एफडी करवा रखी है और एफडी पे मेरे को एक साल में सपोज करो 60,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। गवर्नमेंट ने मेरे से इस पे 10% टैक्स काट के मेरे को 54,000 दे दिए। मैंने गवर्नमेंट को बोला देख भाई गवर्नमेंट, तू टैक्स काट, बहुत अच्छी बात है, पर जब मैं अपनी सैलरी लेता हूं ना अपने मालिक से, तो वो मेरे को टैक्स, उस पर मैं टैक्स पे करता हूं, और जो ये मेरा पैसा है, ये मेरा पैसा उसी टैक्स का कटा हुआ पैसा है, तो तू टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे ले लेगा मेरे से? समझ आया? तो मैं गवर्नमेंट से 6,000 रुपए रिक्लेम करूंगा कि मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं टैक्स, मेरा वो टैक्स मत काटो। तो रिक्लेम करोगे और आप 6,000 रुपए वापस दे सकते। जैसे आप सबको मैं बता रहा हूं, आप सब अभी नॉन इनकम कैटेगरी से हो, आप सबके नाम पे अगर एफडी कर दी, आपको 60,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप गवर्नमेंट बैंक को ऑर्डर होता है यू विल डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स, और 6,000 रुपए आपके काट ले। आप क्या करना, 18 साल के बाद अपने आईटीआर भर दे। आपकी सैलरी तो कुछ होगी नहीं, सैलरी नहीं होगी तो आपका टैक्स कितना लगा करेगा? 0। आप गवर्नमेंट को बोलना देख भाई गवर्नमेंट, ये 6,000 रुपए मेरे, आपने बोला हुआ है अगर कोई इंसान 5 लाख तक पूरे साल में कमाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं बनता, और आपने मेरे से कितना ले लिया टैक्स? 6,000 रुपए। आपका टैक्स रिफंड आ जाएगा, पर वो उसके लिए जो आईटीआर भरेगा। तो अपना 18 साल के बाद एफडी करवाना शुरू कर देना, तुम तो अभी नॉन सैलरी क्या हो गए, और 5 लाख तक टैक्स फ्री, अपना लेते रहो, जितना इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं ले सकते। तो तुम्हें गवर्नमेंट से 6,000 रुपए लेने हैं, तो ये तुम्हारी एसेट है कि नहीं है? ऐसे गवर्नमेंट को मैं बोलूंगा भाई जो तुमने ये मेरा पैसा काटा है, इसको मैं किसी और इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कराऊंगा, उसमें मैं टैक्स दे चुका हूं, इसलिए मेरी एसेट है, आई विल कैंसिल दैट टैक्स। ये इनकम टैक्स पढ़ोगे तो जाके क्लियर होगी सारी। चलो अब 15 से 20 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 पे स्टार्ट करें, ठीक है? अकाउंट से स्टार्ट करेंगे दोबारा। कुछ पूछना है तुम्हें कशिश, माहिरा? नहीं सर, मैं अभी आ जाऊँ अब। आ जाओ।